लेक्चर 96 ईशानी की चिंता। अक्षत आज के इन सभी घटनाओं को एनालाइज करके बहुत कुछ समझ ही गया था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि जहरहाल ईशानी के पीछे क्यों पड़ी है। अक्षत सोच रहा था कि ईशानी के नागपुर एकेडमी में एडमिशन से वो शायद सुरक्षित होगी, पर फिर भी वो ईशानी के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो ईशानी को परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। अक्षत अपने हाथों को देखता है और अपने आप से ही कहता है, मेरी कल्टीवेशन पावर अब जागृत है। मुझे अब कल्टीवेशन करके ऊंचे लेवल पर पहुंचना होगा और इतना तो पावरफुल बनाना ही होगा कि किसी को बचा सकूं। अब तक अक्षत तू अकेला था तो तुझे इन चीजों की उतना परेशानी या दिक्कत नहीं थी, पर अब मैंने ईशानी का साथ देने को कहा है। मुझे उसके लिए मजबूत बनना ही पड़ेगा और मुझे मास्टर को भी साबित करना है कि मैं उनका कमजोर स्टूडेंट नहीं हूं। जब मेरे स्टूडेंट मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं अपनी मास्टर के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकता हूं। अब मुझे अपनी डेली की रूटीन बदलनी होगी। अब मुझे कड़ी मेहनत करना है ताकि मैं इस दुनिया में अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसकी बातें सुनकर तो टॉमी और बाकी का चेहरा ही अजीब सा बन जाता है। वो तीनों सोच रहे थे, मास्टर तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो इस पूरे दुनिया को खत्म कर सकते हैं। ऊपर से वो और भी पावरफुल बनना चाहते हैं। क्या वो स्वर्ग के देवता के बराबर बनना चाहते हैं? टॉमी सोचने लगता है, जितना कि मुझे सूर्यमंडल काका ने बताया है, स्वर्ग के देवता बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इतना कि उनकी पावर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस दुनिया की नेचर की देवी भी स्वर्ग से ही है। एक सेकंड, सूर्यमंडल काका और अमरबेल को मास्टर की सेवा करने के लिए नेचर की देवी ने ही भेजा था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मास्टर स्वर्ग के देवता है या फिर उन देवताओं में से ही किसी के बेटे। हाँ, ये हो सकता है, तभी तो नेचर की देवी मास्टर की इतनी चिंता करती है। वैसे नेचर की देवी कैसी होंगी? उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, उनकी पावर के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। काश मैं कभी उनसे मिल पाऊं। टॉमी अक्षत से अपने आप को रगड़ने लगता है। अक्षत उसको प्यार से सहलाने लगता है। अक्षत वापस से अपनी जगह पर लेट जाता है। उसे अब भी ईशानी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो ईशानी को खोना नहीं चाहता था और वो जहरहाल से लड़ नहीं सकता था। आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुछ मामूली से जहर मास्टरों को अपना स्टूडेंट बना पाया। सबको थोड़ी बना पाएगा, और कहीं कोई श्रेष्ठ आ गया तो वो क्या करेगा? ऐसा अक्षत के दिमाग में चल रहा था। खैर, अक्षत को पता ही नहीं था कि वो जिन जहर मास्टरों को मामूली जहर मास्टर समझ रहा है, वही वहां के श्रेष्ठ थे। अक्षत का ईशानी की चिंता करना शायद इसलिए था क्योंकि अक्षत जानता था कि अकेला होना क्या होता है। वो अब तक जिनसे भी मिला था वो सभी किसी फैमिली में थे और उनके दोस्त और जानने वाले थे। पर ईशानी का क्या? उसने तो अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था। बिल्कुल उसी की तरह वो अकेली थी। उसका कोई परिवार नहीं था। उसे तो लोगों ने बहिष्कृत कर दिया था। उसे चारों ओर से बस लोगों के ताने सुनने पड़े। लोगों की घृणा उससे मिली। उसे लोग चुड़ैल और डायन कहा करते थे। ये तो उसे ही पता होगा कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ईशानी का वही पहला दोस्त है तो जाहिर सी बात थी उसे चिंता तो होगी ही। ऊपर से ईशानी ने उसके दिल में एक जगह बना ली थी। भले ही वो उसे हमेशा गलत समझती और पीट देती थी, पर फिर भी उसके दिल में ईशानी के लिए कुछ तो था। ये प्यार था या फिर सिंपैथी, ये तो अक्षत को भी नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ चारों जहर मास्टर आगे बढ़ते जा रहे थे। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? नागपुर जहर हॉल तो दूसरी तरफ है ना? तो दूसरा श्रेष्ठ कहता है, हम दूसरे जहर हॉल में जा रहे हैं। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, पर हम दूसरी जहर हॉल में क्यों जा रहे हैं? हम नागपुर जहर हॉल भी तो चल सकते हैं। तो दूसरा श्रेष्ठ कहता है, नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। याद नहीं है कि जहर लॉर्ड ने क्या कहा था? अगर हम उस लड़की के बिना लौटे तो मार दिए जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम दूसरे जहर हॉल में चलकर वही रहे, अगर हमें वहां के जहर लॉर्ड का परमिशन मिल गया तो। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, तो क्या अब हम नागपुर जहर हॉल के श्रेष्ठ नहीं रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, तुमने कहीं किसी जहर का नशा तो नहीं कर लिया है? अरे, जब हम नागपुर जहर हॉल को छोड़ रहे हैं तो हम वहां का श्रेष्ठ कैसे रह पाएंगे? हालांकि इतने सालों तक हमने नागपुर जहर हॉल में बिताया वह समय नहीं भूल सकते हैं, पर अब तो हमें वो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर को हम धोखा नहीं दे सकते हैं और जहर लॉर्ड के हाथों मर भी नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम किसी दूसरे जहर हॉल में चल जाए। पर मुझे जहां तक शंका है कि वो भी हमें अपने जहर हॉल में नहीं रहने देंगे, क्योंकि जल्द ही सभी को पता चल जाएगा कि हमने अपने नाकामी के कारण नागपुर जहर हॉल को छोड़ा था, और यह बात फैलते ही हमें बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा श्रेष्ठ कहता है, इसका मतलब अब हम ज्यादा दिनों तक जहर मास्टर नहीं रहेंगे। हमारा जहर मास्टर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
दूसरा श्रेष्ठ कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, भले ही हम बाहर रहे, लेकिन कोई भी जहरहाल हमारा लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता है। उन सब के पास कितनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसा कर सके। हमारा लाइसेंस सिर्फ हेडक्वार्टर ही रद्द कर सकता है, और हेडक्वार्टर इतनी छोटी बात के लिए ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपने सदस्यों को नहीं खोना चाहता है। सभी अब राहत की सांस लेते हैं कि उनका लाइसेंस रद्द नहीं होगा। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, अरे तुम सब कितना दुखी मत हो, टीचर ने हमें जो भी ज्ञान दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही बहुत अच्छे जहर मास्टर बन जाएंगे। हो सकता है हम हेडक्वार्टर में ही एक श्रेष्ठ बन जाए। वहां का श्रेष्ठ बनने का मतलब जानते हो? वहां का श्रेष्ठ नागपुर जहर हॉल जैसे जहरहाल के जहर लॉट से भी ऊंचा होता है। ये सुनकर तो बाकी के तीनों की आंखों में चमक आ जाती है। वो तीनों कहते हैं, क्या सच में? दूसरा श्रेष्ठ कहता है, हाँ बिल्कुल, बस हमें मेहनत करना है और अपने आप ऐसा बना लेना है कि हम पर टीचर को गर्व हो और हम उन्हें अपना नाम बता सके। बाकी के तीनों हाँ में सिर हिला देते हैं। वो चारों अब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा श्रेष्ठ सोचने लगता है, मैंने इन तीनों को तो मोटिवेट कर दिया है, पर आगे का रास्ता बहुत कठिन है, जो मुसीबत से भरा पड़ा है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, पर फिर भी आगे तो बढ़ता ही है। टीचर के भरोसे को टूटने नहीं देना है। दूसरे श्रेष्ठ को अक्षत की बातें याद आती है। जब चारों जा रहे थे तो अक्षत ने दूसरे श्रेष्ठ से अकेले में कहा था, आप सबसे ज्यादा अनुभवी और समझदार है, तो आप बाकियों का ध्यान रखिएगा। मैं उन सब की जिम्मेदारी आपको देता हूँ, और कुछ भी हो जाए आप चारों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मैं अगली बार आप चारों को साथ में ही देखना चाहता हूँ। और हाँ, आखिरी बात, हमेशा गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलना। दूसरा श्रेष्ठ कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये गांधी जी कौन है? अक्षत को याद आता है कि उसने तो भावनाओं में बहकर अपनी दुनिया की बातें बोल दी है। वो कहता है, ऐसा समझा लो कि वो एक महान पुरुष थे। और हाँ, ये भी याद रखना कि यह नियम तब तक ही फॉलो करना जब तक कि तुम चारों में से किसी के ऊपर खतरा न आए और बातों से मामला सुलझाया न जा सके, पर जहां बात अगर सिर्फ हिंसा से ही हो तो पीछे मत हटना। दूसरा श्रेष्ठ चलते चलते ही अपनी मुट्ठी कस लेता है। वो धीरे से कहता है, टीचर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उनके इस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। आप निश्चिंत रहिए टीचर, मैं सबका ख्याल अच्छे से रखूंगा, इन सब को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इधर अक्षत जैसे ही लेटा था, कुछ देर बाद ही वो सो गया था। सामने एक छोटे बच्चे को बड़ी ही प्यार से उसकी माँ अपने सीने से लगाई हुई थी। वो उसे बड़ी ही प्यार से निहार रही थी। उस बच्चे बड़ी बड़ी आंखें अपनी माँ की इस प्यारी सी मुस्कान को देख रही थी। तभी एक अक्षत के जैसा दिखने वाला यंग आदमी आता है उस रूम में, जो उस बच्चे को देखते ही मुस्कुराने लगता है। वो उसे तुरंत ही अपने गोद में ले लेता है और उसे अपने हाथों से ऊपर करके कहता है, हाँ हाँ हाँ, यह मेरा बेटा है। क्षितिज, तुम देख रही हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। इसे अपने पापा के ऐसे करने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये तो बिल्कुल तुम पर गया है क्षितिज। क्षितिज, जो हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी, वो थोड़ा डरते हुए कहती है, अशोक आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अशोक नन्हे बच्चे को क्षितिज को देते हुए कहते हैं, देख रही हो ना, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत ही प्यारी। क्षितिज मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ देख रही हूँ, और इसका चेहरा तो आप पर गया है, एकदम हैंडसम। अशोक थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहते हैं, अरे वो तो जाएगा ही, आखिर सारा मेहनत तो रात भर मैंने ही किया था, तुम तो बस बेड पर लेटी हुई थी। क्षितिज ये सुनकर शर्म से लाल पड़ गई थी। वो कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ नज भी है, मुझे शर्म आ रही है। अशोक कहते हैं, तो क्या हुआ, जो सच है तो है। क्षितिज कहती है, अच्छा जी, तो मैंने जो इसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा हुआ था वो। अशोक कहते हैं, अरे उसकी तुलना तुम मेरी मेहनत से मत करो, क्योंकि वो उसके आगे तो मेरी मेहनत तो धूल का एक कण भी नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्षितिज। एक तो तुम ही इतनी प्यारी हो, और अब तो तुमने मुझे एक प्यारा सा बेटा भी दे दिया है। इतना कहकर वो उनके माथे पर किस करते हैं। इनका ये सब देखकर वो नस बाहर चली जाती है। उस नस की जाते ही अशोक क्षितिज के होठों पर किस करते हैं और कहते हैं, हमें इसके भाई या बहन के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ये अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा? क्षितिज अशोक को पिंच करते हुए कहती है, अभी एक को आए 1 घंटे भी नहीं हुए हैं कि दूसरे के बारे में सोचने लगे। अशोक हंसते हुए कहते हैं, अरे डार्लिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अशोक हंसते हुए कहते हैं, अरे डार्लिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अशोक बच्चे को देखकर कहते हैं, वैसे देख रही हो, ये तुम्हें ही देख रहा, ये भी तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया है। इतना कहकर वो उस बच्चे के माथे पर किस करते हैं। फिर वो कहते हैं,
वैसे अब तुमने नाम क्या सोचा था, वो मुझे बताओगी या अब भी सरप्राइज ही रखोगी? क्षितिज कहती है, मैंने लड़का होने पर इसका नाम अपने और तुम्हारा नाम को मिलाकर अक्षत रखने का सोचा है, कैसा है ये नाम? अशोक कहते हैं, वह तुमने तो काफी अच्छा नाम सोचा है, अब से हमारे बेटे का नाम अक्षत ही रहेगा, हमारा बेटा अक्षत। अक्षत अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वो बहुत ही शरारतें करता पर उसकी सबसे अच्छी आदत थी वो किताबें पढ़ने की कोशिश करता था। क्षितिज उसकी लगन देखकर कहती है, मेरा बेटा जरूर एक दिन डॉक्टर बनेगा। तो अशोक कहते हैं, अरे ये क्या कह रही हो, वो डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे करोड़ की बिजनेस का क्या होगा, वो इन्हें संभालेगा। तो क्षितिज उन्हें गुस्से से घूरने लगती है। अशोक कहते हैं, अरे मेरे कहने का मतलब है ढेर सारा हॉस्पिटल खोल देगा और डॉक्टर भी बना रहेगा और बिजनेस भी देखता रहेगा।